नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप इस बात की शिकायत नहीं कर सकते हैं कि भारत में भाषण कम होते हैं। काम भले कुछ कम हो जाता हो, लेकिन भाषण कभी कम नहीं होता है। अब तो इसका संबंध चुनाव से भी नहीं रहा, दिन रात भाषण चलता रहता है और हो ये रहा है कि बोलते बोलते नेता अपना सब्र खो रहे हैं। इनकी आलोचनाओं का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ऐसा बयान आ ही जाता है कि आप फर्क करना भूल जाते हैं कि ज्यादा शर्म पहले आई थी या अब आनी चाहिए। लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर के प्रति हमारी सहनशीलता बढ़ती जा रही है। नेता खुलकर सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं या ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे साफ नजर आता है कि एक संप्रदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए यह बयान दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तो सब थोड़ा बहुत जानते समझते हैं, मगर इससे नौजवानों से लेकर समाज के अन्य हिस्सों में क्या असर पड़ता होगा, हमें वोट के आगे जाकर सोचना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान की। ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಕ ಇರಬಾರದಲ್ಲಿ। इस तरह के बयान फिल्मों में मोहल्ले के दादा टाइप के किरदार 70-80 के दशक में दिया करते थे, मगर अब फिल्मों में भी इस तरह के सीन कम हो गए हैं। देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, इसके बाद भी एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हिंदू लड़की को छूने वाले हाथ का वजूद खत्म कर देना चाहिए। यानी वे भीड़ को या अपने समर्थकों को आइडिया दे रहे हैं कि कानून की अब जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं तो वजूद खत्म कर देना। इस बयान से एक और मतलब निकल सकता है कि कोई हिंदू लड़की के अलावा किसी और की लड़की को छू सकता है। मेरी लड़की और तेरी लड़की, उसकी लड़की के इस बंटवारे को खेल समझिए। एक सांसद और मंत्री को यह कहना चाहिए कि हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, मगर वो तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था को छोड़ो, हिंदू लड़की का ठेका ले लो और उसे छूने वाले के हाथ का वजूद खत्म कर दो। यह बयान सीधा सीधा सांप्रदायिक है और संविधान के खिलाफ है और स्त्रियों के विरुद्ध भी है। भारत की लड़कियों का भी एक तरह से अपमान है। देश का एक जिम्मेदार मंत्री जो लगभग 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, उनको फोकस में रख करके एक बात कहे कि हिंदू लड़कियों को छूने वाला बख्शा नहीं जाएगा, तो मुझे दरअसल हिंदू लड़कियों मतलब मुसलमान, सिख और ईसाई लड़कियां ही नहीं, समूचे देश की लड़कियों की अस्मिता के प्रति मेरी चिंता बढ़ जाती है। रीजन बीइंग, आप आज हिंदू लड़कियों की बात कर रहे हैं, कल वहां पे अगर बलात्कार ही आपका हिंदू हो जाएगा, कोई मान लीजिए आप ही कुनबे का कोई इंसान निकले और जा करके किसी लड़की के साथ बलात्कार करे, तो तब आपका झुकाव किस तरह होगा? या फिर आप मुझे ये बताइए कि 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चारों लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी हो रही है, कोई बलात्कार हो रहा है, तो क्या आप उन 3 लड़कियों को जो गैर हिंदू हैं उनको नहीं बचाएंगे? क्या आपका मंत्री पद, क्या आपकी देश के प्रति जिम्मेदारी आपको इस बात की अनुमति देगी कि आप उन लड़कियों की ओर ना देखें? कल परसों ही ऑक्सफोर्ड ने एक नया शब्द डाला है डिक्शनरी में। उस शब्द वो शब्द है नारी शक्ति। स्त्रियां, जिसका अर्थ होता है स्त्रियां स्वयंभू शक्ति हैं। दूसरी चीज ये कि इस लड़कियां अपना फैसला लेना जानती हैं। आपका काम बस ये है कि आप सिस्टम पर ध्यान दें, कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने पर ध्यान दें, आपका मंत्रालय जो है उसकी बेहतरी पर ध्यान दें। बाकी लड़कियों को किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगी। पता चलता है कि औरतों को और हमारे देश के इमेजिनेशन को हमारे पॉलिटिशियंस किस तरह से देखते हैं। औरतें तभी वैल्यूएबल है कम्युनिटी के लिए जब कम्युनिटी का ऑनर अपने बॉडी में, अपने नाम पे, अपने शरीर पे ले। इसलिए जब हिंदू औरत के ऊपर हाथ उठाने का बात आता है, तब हमारा देश, हमारा संस्कृति के ऊपर हाथ उठाने की बात आ रही है यहाँ पे, जो एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट है और हमें हर पॉइंट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि औरतें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना कि कोई कम्युनिटी का, ना कि कोई स्टेट का। सेकेंडली, राष्ट्र को देखा जा रहा है कि एक हिंदू राष्ट्र की तरह से, जहाँ पे हिंदू वैलर, हिंदू मैस्कुलिनिटी को एक दूसरे कम्युनिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे हिंदू मैस्कुलिनिटी को औरतों के बॉडी के थ्रू दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो औरतों का और हिंदू कल्चर का और हिंदू नेशन का रक्षक है। और कोई भी औरतों को या फिर हिंदू वैल्यूज और फिर ये हिंदू इमेजिनेशन ऑफ नेशन को अटैक अगर करता है तो उनको पे करना पड़ेगा। अनंत कुमार हेगड़े का ये कहना कि यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू लड़की को छुएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, पर किस आधार पे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। उन्हें ये ठेकेदारी किसने दी? हमने तो नहीं दी। फिर वे हमारी तरफ से कैसे बोल सकते हैं इस तरह का कोई भी मंतव्य?
हम औरतें क्या चाहती हैं, हम किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये तय करने के लिए हमारे पास अपनी खुद की पर्याप्त बुद्धि है। कृपया आप इसमें रायता ना फैलाएं। हमें आपके इस तरह के किसी भी राजनीतिक बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की बयानबाजी से समाज में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलेगी, प्यार नहीं। और हम चाहते हैं कि हम औरतों के नाम पे कम से कम ऐसी घटिया बयानबाजी करने से लोग बाज आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी बेटियां, सबकी इज्जत एक जैसे है, तो आप कैसे बचाव करना चाहते हैं उन महिलाओं का? आप सेल्फ डिफेंस सिखाइए लड़कियों को, औरतों को, कि वो अपना खुद का बचाव खुद ही कर सकें। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? इतने रेप हो रहे हैं, इतनी जगह किडनैपिंग हो रही है, लड़कियों को बेचा जा रहा है, रोज लड़कियों का सौदा हो रहा है। आप कहाँ कहाँ जाके उनकी रक्षा करेंगे? और सिर्फ हिंदू लड़कियां ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, सारे जाति धर्म की लड़कियां हैं जो परेशान हैं और अपने सिचुएशन से इतनी ज्यादा परेशान है कि वो सुसाइड भी कर लेती हैं। तो आप एक बार उस तरह से जाके सोच के देखिए कि आप अपने बयान में क्या कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि औरत की कोई जात ही नहीं होती, किसी भी औरत की कोई धर्म जात नहीं होती, चाहे वो औरत किसी भी वर्ग से आती हो। जिसकी ज़रूरत है वो आप लोग करते ही नहीं हैं। कानून व्यवस्था आपकी इतनी लचर है, इतनी परेशानी होती है महिलाओं को, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आप औरतों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने लगे हैं। अनंत हेगड़े पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। वे यही नहीं रुके बल्कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव की पत्नी को भी घसीट लिया, ट्वीट कर दिया। इससे साफ है कि अनंत कुमार हेगड़े के दिमाग में क्या चल रहा है। हेगड़े ने ट्वीट किया कि मैं दिनेश गुंडू राव से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या हासिल किया। मैं उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर जानता हूं जो एक मुस्लिम महिला के पीछे भागते रहे। यह पर्सनल अटैक था क्योंकि गुंडू राव की पत्नी मुस्लिम है। किसी भी प्रकार के ऐसे सांप्रदायिक बयानों से आप सभी को सावधान रहना चाहिए। सीधे सीधे नफरत फैलाने के मकसद से दिया गया है। अनंत कुमार हेगड़े एक तरह से आज के युवाओं की निजी राय तय कर रहे हैं कि उनको किससे शादी करनी है और नहीं करनी है और किससे प्यार करना है। गुंडू राव की पत्नी मुस्लिम है और दोनों 25 साल से भी ज्यादा समय से शादीशुदा हैं। उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि एक मंत्री का ऐसा कहना उचित था? गुंडू राव की पत्नी तबू राव ने एक पोस्ट लिखकर अनंत कुमार हेगड़े की ट्वीट की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने ट्वीट किया है कि मैं दिनेश गुंडू राव को सिर्फ इसलिए जानता हूं क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की के पीछे भागा था। हाँ, मैं एक मुसलमान पैदा हुई, लेकिन मुझे पहले भारतीय होने पर गर्व है। भारत आजकल सारे मुसलमानों को ये क्यों कहना पड़ता मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इनकी बात सही है, जवाब सही दिया उन्होंने। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर बना है जो हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता देता है। मैंने कभी किसी बीजेपी नेता के खिलाफ टिप्पणी नहीं की। मैं खुद को सस्ती राजनीति में प्यादे के रूप में घसीटने की कोशिश का सख्त विरोध करती हूं। अगर उनमें साहस है तो मेरे पति को राजनीतिक तौर पर चुनौती दें, ना कि पत्नी की साड़ी के पीछे छिपकर पत्थर उछालें। एक मंत्री को शोभा नहीं देता कि वह इस तरह के मर्दवादी और भड़काऊ बयान दे। हमारी सहयोगी सुनेत्रा ने तबू से बात की है। This is the third time I have been attacked for no fault of mine. I'm completely apolitical. I am a housewife. I'm a mother of 2 girls, and I help my husband. I help in the constituency, and then I have my opinions on social media, which are strong. Not as anything, but as an Indian, I feel that they have no right to barge into the privacy of my life. And secondly, it's embarrassing that it's coming from such tall leaders, from union ministers, from ministers of the state, and this is the third time they've done it. First it was Ms. Shobha, then it was a Pratap Simha, an MP, and now this is Anant Kumar Hegde. I mean, today if there is a argument with my husband, I'm sure they can talk on issues, because I think hitting below the belt is something that the BJP should avoid, or for that matter anybody from any party. Why do you think, Ms. Rao, they keep, because you have been, our viewers may not know this, but you've been married to Dinesh Gundu Rao for the last quite a few, more than 2 decades, I guess, and you've been married since 1994. So why do you think they keep bringing this up as if it's a hidden secret?
You know, this year is going to be probably my 25th year. This year is going to be my 25th year of marriage, and I don't know why they bring it up, because it beats me. You know, it's my daughter is 22 years old, my second daughter is 19 years old, and we go back to the marriage, which is an age old. I mean, everybody accepts it. The more profound, the more dignified people in society accept it. But I don't know why BJP leaders are bringing this out all the time. This is disappointing. क्या अब इस पर राजनीति होगी कि किसने किससे शादी की है? आपको केरल का प्रसंग याद होगा। हादिया ने जब मजहब बदलकर शादी की तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक का छापा पड़ गया। केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को रद्द कर दिया, मगर वो केस लड़ती रही कई महीनों तक और सुप्रीम कोर्ट से जीत गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कह दिया कि धर्म बदलने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी। इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं जिनका मकसद एक समुदाय के प्रति नफरत को उकसाना है? संविधान में भाईचारे की बात कही गई, फ्रेटर्निटी की। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसी तेवर का एक बयान दिया पश्चिम बंगाल की एक रैली में कि हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई को डरने की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष अपने बयान में 4 धर्मों की सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं। 4 धर्मों को, एक को क्यों छोड़ रहे हैं वही बता सकते हैं, मगर यह साफ है कि एक मजहब के खिलाफ 4 धर्मों का रक्षक बनकर वो कौन सी रेखा खींच रहे हैं। इन 4 धर्मों के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ होगा तो कोर्ट पुलिस पर भरोसा करेंगे या अमित शाह ने उन्होंने कोई पर्सनल मोबाइल नंबर दिया है कि फोन कर लेना, वो आ जाएंगे बचाने के लिए। फिर अमित शाह को ही सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दीजिए कि वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे मसीहा हैं। आप अमित शाह और अनंत हेगड़े के बयान को एक साथ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल से लेकर कर्नाटक तक एक ही भाषा बोली जा रही है और क्यों बोली जा रही है। मैं बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं। एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले, एक कोई नहीं छूट जाएगा, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो वहां से प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, इस सबको सिटीजनशिप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಕ ಇರಬಾರದಲ್ಲಿ। पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाकर देखें तो इस नागरिकता बिल को लेकर कितने तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और असम में भी हो रहे हैं। क्या आपको कोई अंतर समझ में आया? आमतौर पर मैं बयानों को लेकर कार्यक्रम कभी कभार ही करता हूं। हमारे नेता रोज ही आए बाएं साएं बकते रहते हैं, मगर अमित शाह, अनंत हेगड़े के बयान आए बाएं साएं नहीं है। इनके असर में आपके घर का कोई नौजवान हिंसा कर सकता है। उसे लगेगा कि हाँ, हिंदू होने के नाम पे सारे अधिकार उसी के हाथ में है और वो किसी पर हाथ उठा सकता है, गंभीर किस्म के अपराध कर सकता है, जैसा कि सुबोध सिंह के केस में हुआ कि गाय को लेकर ही इतनी सारी बातें हो गई कि भीड़ जमा हो गई और इंस्पेक्टर को मार दिया। मारने वाले उसमें जितने आरोपी हैं सब हिंदू ही हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे बयानों से बचाइए। सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। वह कब और किस बात पर फट पड़ेगा ये आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। मोदी सरकार के एक और मंत्री नितिन गडकरी के बयान पे गंभीरता से सोचिए। गडकरी जैसा मंत्री अगर नेता की पिटाई की बात करे तो उचित नहीं है, भले ही उस नेता ने जितने सपने दिखाए हों। कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। अगर जनता गडकरी की बात को गंभीरता से ले ले तो देश में कानून और व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है, मगर शायद उनकी मतलब पिटाई का मतलब हो ये भी होगा कि वो हराने की भी बात कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधियों को अगर ऐसा हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाए। इसलिए जनता से भी अपील है कि गडकरी के दूसरे बयान के दूसरे हिस्से को ज्यादा गंभीरता से ना लें, किसी पर हाथ ना उठाएं और वोट दे के ही जो करना है वो करें। कभी हिंदू के नाम पर तो कभी पब्लिक के नाम पर पीटने और वजूद खत्म कर देने वाले इन बयानों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों में ही हिंसा की कल्पना है। नेता चाहते हैं कि मारने पीटने का काम आप करें, जेल आप जाएं, केस आप लड़े, राज वो करें। हमें नहीं मालूम कि गडकरी की निगाह में सपने बेचने वाला नेता कौन है, उनकी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, मगर गडकरी ने अभी तक खंडन नहीं किया है, ना सफाई दी है।
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गडकरी ने मोदी जी की तरफ इशारा कर दिया। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री कैसे बर्दाश्त कर लेते, उन्हें हटा ही देते कि आखिर वे उस व्यक्ति को कैसे अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं जो पिटाई की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि सपने बेचने वाले नेता जो है लोगों को अच्छे लगते हैं। गडकरी ने अपनी तरफ से सफाई नहीं दी, लेकिन बीजेपी के नेता खूब अभ्यास कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। नितिन गडकरी जी का इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ है, जिसने बड़े बड़े दावे तो किए थे लंबे समय से, बट लेकिन दावे को कभी पूरे नहीं किए। बड़े अच्छे तरह से प्रस्तुत करने वाले नितिन गडकरी जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की एक साजिश, एक कोशिश चल रही है, तो हम इसको पूरी तरह नकारते हैं। ये कांग्रेस ने झूठ बोलकर वोट बटोरा है, इसलिए नितिन गडकरी जी ने ठीक कहा है कि झूठ जनता को भ्रमित करता है। आप वोट लेकर फिर उनको प्रताड़ित करते हैं और जनता इस झूठी कांग्रेस से गुमराह ना हो। देखिए क्या है, आप जो है वो बात का बतंगड़ कोई बनाता है तो उसकी प्रॉब्लम है। नितिन गडकरी जी या पार्टी के जो और भी वरिष्ठ लोग हैं, वो जो है वो एकदम ऑनेस्टी के साथ साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कहते हैं और उसका जो है वो कोई अर्थ का अनर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से चलते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आपा खो बैठे और महिला से अभद्रता कर बैठे। इस वीडियो में अब आप देख सकते हैं कि अपनी बात रखने के लिए महिला मेज पर जोर मारती है और गुस्से में सिद्धारमैया उठते हैं, उसके हाथ से माइक छीन लेते हैं। माइक के साथ उसका दुपट्टा सरकता है। हर लिहाज से सिद्धारमैया ने अभद्रता की ताकत दिखाने की कोशिश की। मंत्री अनंत हेगड़े के बयान पर बीजेपी ने इस्तीफा नहीं मांगा, मगर सिद्धारमैया की इस हरकत पर राहुल गांधी से पूछा कि वो कब इस्तीफा मांगेंगे। श्री राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि वो सिद्धरामैया के साथ क्या करेंगे। वो उनके पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी है और उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर महिला के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उसका पल्लू ओढ़ा है या जिस तरह से उसको बिठाया है और जिस तरह से उसको अपमानित किया है, और एक तरह से ये कानूनन भी गुनाह है, तो जिस तरह से उसकी बेइज्जती की है वो बहुत ही गंभीर मामला है और सबके आंखों के सामने हुआ है। तो ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति देखने का रवैया है और इसलिए सिद्धरामैया जी पर अब कुमार स्वामी भी टेस्ट पर है कि वहां कानून है कि कानूनन गुनाह है, तो वो क्या करते हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इस महिला का नाम जमीला है। जमीला ने कहा कि चुनाव के बाद पहली बार विधायक आए हैं और सिद्धारमैया ने कहा कि क्या आपको विधायक नहीं मिलते हैं। इस पर महिला ने बात हो रही थी तो मेज पे जोर देकर कहा होगा कि हाँ सुनिए हमारी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है, विधायक नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इतने में सिद्धारमैया को गुस्सा आ गया, माइक छीन ली। पहले कहते हैं तमीज से बात करो, फिर कहते हैं यहां से चली जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जमीला फिर से बोलने की कोशिश करती है, तब खड़े हो जाते हैं और धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि मुंह बंद रखने की बात कहते हैं। जरूर महिला ने मंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से अपनी आक्रामकता के साथ बात करने की कोशिश की। एक जनता को अपने दायरे में रहकर इसी तरह से सवाल करना चाहिए, मगर एक नेता को समझना चाहिए कि जब उसके पास सभ्य तरीके से पेश आने की भाषा और सहनशीलता नहीं बची है, जबकि उसके पास सारे सुख संसाधन हैं, तो हाशिए पर खड़ी जनता के पास क्या बचा होगा। फिर भी इस प्रतिक्रिया पर सिद्धारमैया उठकर खड़े होते हैं और आराम से उसे बता सकते थे। माइक छीनना, मुंह बंद करके करने की बात करना एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। सिद्धारमैया हर लिहाज से इस प्रसंग में एक ताकतवर शख्स हैं, इसलिए उनका ऐसा करना महिला पर हमला करने के बराबर माना जाना चाहिए। हर लिहाज से यह अभद्रता है। बाद में जमीला ने जो बयान दिया उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक सामान्य महिला हैं, उनसे किसी ने कहा होगा तो उन्होंने माफी सफाई दे दी है और अपनी बात रख दी है। लेकिन जो वीडियो में आप देख रहे हैं उस पे सफाई पूर्व मुख्यमंत्री को देनी चाहिए थी। ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು। ಒಂದು ಸಿಎಂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು। ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। नेताओं के बयान और हरकतों से आपको लगेगा कि देश में कुछ और मुद्दा है, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो पता चलेगा कि उनके कुछ और मुद्दे हैं। वैसे भी मीडिया ने लोकतांत्रिक प्रदर्शनों में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। उसके लिए धरना प्रदर्शन अब मायने नहीं रखते हैं। जो लोग धरना प्रदर्शन में आते हैं वो चाहते हैं कि उनका मीडिया दिखाए
पर उन्हें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या जब मीडिया किसी और के धरना प्रदर्शन को दिखाता है तो वो देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि जनता का दूसरा हिस्सा क्यों परेशान है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है। हमारे सहयोगी हरि सिंह ने ये तस्वीर ना भेजी होती तो पता ही नहीं चलता कि रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में काम करने वाली महिलाएं देश भर से आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, अपना मेहनताना बढ़ाने की बात कर रही हैं कि 18,000 रुपये मंथली मिले। इन महिलाओं का कहना है कि रोज़ 7 से 8 घंटे काम करती हैं और राज्य सरकारें 3,000 रुपये देती हैं, जो काफ़ी नहीं है। बिहार से आई एक मिड डे मील बांटने वाली महिला ने बताया कि उसे सिर्फ 1250 रुपये महीने के मिलते हैं, जबकि सरकार ने न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये तय किए हैं। फिर खुद सरकार इन्हें रोज़ के 40 से 100 रुपये क्यों देती है, वो भी नहीं देती है। महिला ने कहा बिहार वाली की 12 महीने काम करती हैं और महीने वेतन 10 ही महीने मिलता है। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने इसका आयोजन किया था। कई महिलाएं 10-10 साल से काम कर रही हैं, मगर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, सामान्य वेतन भी हासिल नहीं है। 1200 रुपया में कुछ नहीं हो रहा है। पति है, भट्ठा में काम करते हैं, 300 रुपया मिलता है, मिला जुला कर घर चलाते किसी तरफ से। बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, बिजली बत्ती जमा करेंगे कि पानी के खर्चा देंगे कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ नहीं हम लोग को हो रहा है। हम लोग को राज्य सरकार देता है 3,000 रुपये, इससे हम लोगों की संसार नहीं चलता है। मेरा बच्चे है, 2 बच्चे हैं, इससे नहीं चलता है। मेरा पति खेती बाड़ी करते हैं। जो फॉर्मेट है वो सेंट्रली सबको देना चाहिए, ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को पैसा मिले, ना कि वो बांग्ला में जाके फॉर्मेट बांग्ला में हो जाए और राज्य सरकार जो है थोड़ा बहुत काम बढ़ा चढ़ा के उसमें डाल देते हैं वही पैसे में, और हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये हम नहीं चाहते कि आशा लोग जो आशा का काम करता है वही आशा के काम करे और उसका पेट भी चले, उसका बच्चे भी पल जाए, ना कि वो दूसरा काम ढूंढने के लिए जाए और जो काम उसको सौंपा गया है वो उसको अच्छी तरह से निभा ना पाए। हम लोग काम करना चाहते हैं और बहुत प्यार से करना चाहते हैं, वो काम बहुत प्यारी भी है। माँ और बच्चों को देखना हम बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन पैसा जो हम लोगों को मिलता है वो अच्छी तरह से देना है और ठीक तरह से देना है। 18,000 हमने मांग की है महीने में, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। पेंशन मिलना चाहिए, हम लोगों को बोनस भी मिलना चाहिए पूजा के टाइम, और पीएफ, बीडीए ये सब की सिक्योरिटी होना चाहिए। जो काम हम लोग करते हैं अपना जान दांव पे लगा के करते हैं, और उसके लिए हमारा जो परिवार है उसको अच्छी तरह से चलाना भी है, बच्चों को भी पालना है। हम आशा है तो क्या है, हम इंसान नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उस पर हमने पहले भी दिखाया था, आगे कभी बात करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग पर रिसर्च करने के लिए मैंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों को चुनौती दी थी कि दोनों एक ही जहाज से रांची आएं, खर्चा बचेगा, और रिसर्च करें कि कैसे अगस्त 2015 से एक परीक्षा शुरू हुई और आज तक पूरी नहीं हुई है। 4 साल में परीक्षा पूरी ना हो, परीक्षार्थी भी 4 साल से इंतजार कर रहे हों, ऐसा कम होता है। 4 साल में न जाने कितना अर्धकुंभ आकर निकल गया होगा। आप चाहें तो एक फिल्म भी बना सकते हैं जिसका नाम मैं दे सकता हूं, एक रुकी हुई परीक्षा। तमाम रुकावटों के बाद आज झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा की मेंस वाली परीक्षा ले ली, लेकिन पता चला कि जो प्रश्न पत्र आया था वो मई 2017 का छपा हुआ है। आप जानते हैं कि कई बार डेट निकला, परीक्षा रद्द हुई तो लगता है पुराना वाला प्रश्न पत्र छप गया है, ऐसे छात्रों ने आरोप लगाए हैं। और इसी के विरोध में रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर 100 से अधिक छात्रों का मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने विरोध किया अपने एडमिट कार्ड के साथ। हमारे सहयोगी हरबंश ने बताया कि मई 2017 की परीक्षा में लगभग 5100 उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, लेकिन कई बार कोर्ट के फैसले के बाद जो रिजल्ट निकला उससे छात्रों की संख्या 34,664 हो गई। 28 जनवरी को परीक्षा होनी थी और छात्रों को पता चलता है 16 दिन पहले। हरबंश को सूत्रों ने बताया कि इतनी जल्दबाजी में 34,000 से अधिक प्रश्न पत्र बनाना मुश्किल था, तो इन लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र को कथित रूप से प्रश्न पत्र की सील तोड़कर फिर से छपाई कर दी उसी की, और उसके बाद आज परीक्षा हुई। छात्र इसके सबूत में कहते हैं कि निबंध के खंड में सवाल पूछा गया है कि झारखंड के 16 वर्ष होने पर निबंध लिखें, जबकि यह 19वां साल चल रहा है। जाहिर है प्रश्न पत्र पुराना है। यही नहीं, मेंस की परीक्षा के जो फॉर्म भरे गए थे उसकी स्क्रूटनी में 55 कर्मचारियों में से जो झारखंड लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं उनमें से 18 ने परीक्षा दी है, जो सही नहीं है। परीक्षार्थियों को शक है कि इन लोगों को प्रश्न पत्र इन लोगों ने देख लिया होगा। 2015 का ये विज्ञापन निकला हुआ है, ये आपके ये मतलब खुद उनके क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ये 2015 से अब तक एग्जामिनेशन नहीं लेता है, और एक ही एग्जामिनेशन की बात नहीं है।
इनकी वेबसाइट पे जाइए, अभी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन इन्हें लेना है, वो भी 3 साल से लटका हुआ है। तो सर ये बताइए आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर, कि आप मतलब झारखंड में सब कुछ अच्छा है? अच्छा कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए तो खासकर कुछ भी नहीं है। युवा हमेशा धक्के खा के इन्हें हटा दिया जाता है। सुनने के लिए तो ये वोट हम लोग देते हैं, उन्हें चुन के मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किस बात का, जो हमारे युवाओं को आवाज़ न सुने। ये राज्य में बहुत बड़ा मेधा घोटाला का उजागर हो रहा है। यदि प्रशासन सही मायने से अपने दिल के गहराई से छात्रों को न्याय देने के लिए, झारखंड राज्य का कल्याण करने के लिए यदि जांच करे तो एक घोटाला पर्दाफाश हो जाएगा बंधुओं। ना तो सत्ता पक्ष ने और ना ही विपक्ष ने हमारा सहयोग दिया। हम मीडिया से गुजारिश यह करेंगे कि हमारी बातों को सरकार तक, न्याय व्यवस्था तक, न्यायपालिका तक और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर जाया जाए कि जिस तरह से यह व्यापक भ्रष्टाचार दिख रहा है उसे समाप्त किया जाए और तत्काल मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। हम ऐसी परीक्षा देने के लिए क्यों जाए जिसका भविष्य ही अंधकार में है। आज क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर है कि आगे आने वाली पीढ़ी जब हम लोगों से सवाल करेगी कि जब सिस्टम इतना बुरा ही था, आप लोग हमारे लिए क्या किए, तो उस समय कम से कम गर्व से ये बात बोल सकेंगे, हाँ बेटा हम लोग भी लड़े थे। और इतना बात जरूर बोल सकते हैं, बस इसी उद्देश्य से हम लोग सब एकजुट हुए हैं। वेल डन। ये होती है बात। देखिए 4 साल से इस आयोग ने इन नौजवानों के साथ कितना विश्वासघात किया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इतना तो संतोष है कि ये कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को इतना बता सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लड़े थे। लेकिन अगर ये बात सही है कि 2 साल पुराना प्रश्न पत्र 16 दिन पहले आप परीक्षा का डेट बताते तो कितना दुखद है। आप इन्हीं से सर्वे कर लीजिए, 2019 में कौन जीतेगा पता चल जाएगा। 2 साल पहले का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है, ये क्या शर्मनाक नहीं है? झारखंड के छात्रों का भी धीरज कमाल है। कमाल का हम एक इम्तिहान ढंग से नहीं करा पाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बात कह दी कि वे सारे गरीबों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। सूत्र बताते हैं 1500-1800 रुपया महीना देंगे। मोदी सरकार के दस्तावेजों में 2017 से ये विचार चल रहा है। हम आज इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तैयारी करेंगे और फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बड़बड़ हर बात पे करने से, उसी वक्त करने से एंकर को हर चीज पता नहीं होता है। जब पता चलेगा आपके सामने हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हम कुछ और मुद्दे लेकर आते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यह मुद्दा उठाया। बीजेपी का ऐसा ही एक कार्यकर्ता है रतलाम का रहने वाला हिम्मत पाटीदार, जिसकी हत्या का आरोप बीजेपी और उसके परिवार वालों ने लगाया। लेकिन अब सामने आ रही है बात कि हिम्मत पाटीदार ने बीमा का पैसा वसूलने के लिए अपनी हत्या की खबर उड़ा दी और जिस व्यक्ति की लाश मिली वो 2 साल पहले तक उसके खेत में काम करता था। पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया गया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने हिम्मत पाटीदार का राज खोल दिया। अब वो भाग गया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। डायल 100 पर सूचना मिली थी कि थाना बिलपांग के कामेड़ गांव में 36 साल के हिम्मत पाटीदार की किसी ने हत्या कर दी। शिनाख्त मिटाने के लिए शव का चेहरा भी जला दिया। मामले की जानकारी सबसे पहले हिम्मत के पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने अपने बेटे सुरेश को दी, फिर पुलिस को बुलाया गया। मृतक के भाई सुरेश पाटीदार की रिपोर्ट पर थाना बिलपांग में धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू हुई। ये रात में करीबन 1:30-2 बजे अपने घर से खेत में पानी देने के लिए, इनके गेहूं लगा हुआ है, वहां पर खेत में पानी देने का कहकर खेत की तरफ निकले थे। वहीं पर इनकी बॉडी पाई गई है। इस संबंध में हमने जो घटनास्थल है वहां पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलवाया था और उससे हमें कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम ने मृतक के कपड़ों की जेब से मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम के अलावा एक पॉकेट डायरी भी बरामद की, जिसमें बैंक, उधार और बीमे का जिक्र था। घटनास्थल के पास से ही मृतक के जूते, मोटरसाइकिल और खेत में खून से सना एक बेल्ट मिला, जिससे हिम्मत के परिवार ने उसकी पहचान करने का दावा किया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा था कि गांव का ही मदन मालवीय, जो 2 साल पहले हिम्मत के खेत पर काम करता था, वो भी 22 जनवरी से गुमशुदा है। में ये तथ्य आया था कि गांव का ही एक मदन मालवीय व्यक्ति है जो कि रात से गायब है। तो सारी चीजें उस पर कंसंट्रेट थी कि संदेही मदन मालवीय होगा।
पुलिस ने जांच में मदन से जुड़े सुराग भी तलाशने शुरू किए तो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर सड़क किनारे कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूता मिला, जिसमें गीली मिट्टी लगी थी। मदन के पिता ने शिनाख्त में बताया कि ये जूते और कपड़े उसके बेटे के हैं। अब पुलिस को शक हुआ क्योंकि हिम्मत की मोटरसाइकिल के फुटरेस्ट पर लगी मिट्टी का मैच मदन के जूतों से हो रहा था। अब कुछ कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस ने जब हिम्मत के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो पता लगा 23 जनवरी को तड़के सुबह 4:30 बजे तक हिम्मत के मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता लगा कि फोन से कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, तस्वीरें, वीडियो सब डिलीट कर दिए गए हैं। हिम्मत रात में अपने खेत पर मोटर चालू करने जाता था, लेकिन वारदात वाले दिन मोटर चालू ही नहीं हुई। डायरी में सिर्फ वही बातें लिखी थी जिससे परिवार को फायदा होता, मसलन बीमा, ATM पिन और FD के डिटेल्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता लगा कि पहले उस शख्स का गला घोटा गया, उसे बेहोश किया गया, बाद में किसी धारदार हथियार से गर्दन पर 4 वार किए गए जिससे उसकी मौत हो गई, और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को घास लेकर जला दिया गया। अब पुलिस ने इन सवालों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, फिर से तस्वीरें ली गई, दोनों परिवार के लोगों से अलग अलग बात की गई। मदन के परिवार ने एक अहम सुराग दिया। उनका कहना था कि शव से मिला अंडरगारमेंट मदन का है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था क्योंकि शव के जो कपड़े थे उसमें जैकेट और पैंट की जिप भी खुली हुई थी। अब पुलिस को इंतजार था FSL रिपोर्ट का, जिसके लिए उसने कपड़े, खून और नाखून के सैंपल 24 तारीख को ही FSL सागर को भेज दिए थे। रिपोर्ट आई तो शक यकीन में बदल गया क्योंकि शव हिम्मत का नहीं बल्कि मदन मालवीय का था। अब सवाल ये भी था कि मदन की हत्या क्यों हुई। उसका जवाब रतलाम SP गौरव तिवारी ने दिया। मदन मालवीय है जो लगभग आज से 2 वर्ष तक पूर्व तक हिम्मत पाटीदार के खेत पर मजदूरी करता था, और इसमें जो डायरी जब्त हुई है उससे बाद खुलासा हुआ है कि हिम्मत पाटीदार ने अभी 17 दिसंबर 2018 को ही 20 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, प्लस इसके अलावा उसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का उधारी है जो जिन लोगों को देना है। इससे बचने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसमें अपने ही कटकाटी उम्र का मदन मालवीय जो कि खेत पर काम करता था उसको खेत से ले गया और घटना स्थल पर पहुंचकर धारदार हथियार से उसका गला काटने का प्रयास किया, लेकिन गला कटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके फेस को जला दिया। मामले में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट से सियासी रंग घुल चुका था, लिहाजा खुलासे के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी को घेरा। DNA टेस्ट में ये सब बात साबित हो गई है और बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की साजिश करी गई है। इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। हिम्मत पाटीदार फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। रतलाम से साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की करीबी भी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना के आगे जूनियर पार्टनर बनने को तैयार हो गई है। दोनों के बीच 24-24 सीटों पर बात बनती दिख रही है। इसमें भी गठबंधन के बाकी सहयोगियों को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी। ये अलग बात है कि शिवसेना अभी ऐसे किसी भी प्रस्ताव की बात से इनकार कर रही है। क्या शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है? क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत की आग बड़े भाई बने रहने की शर्त पर प्यार में तब्दील होने लगी है? अभी इन दोनों सवालों का सीधा जवाब देने को ना तो शिवसेना और ना ही बीजेपी तैयार है। मातोश्री में शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मार्गदर्शन ले बाहर निकले सांसदों में से एक संजय राउत ने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया, लेकिन हमेशा की तरह अकेले लड़ने की बात नहीं दोहराई। युति का सुखा होगा, जिनको युति चाहिए वो सुखे के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ हमारी पार्टी की बात उद्धव जी ने कही है, हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में वी आर बिग ब्रदर, हम बड़े भाई है, हमेशा रहे हैं। जानकारों की माने तो बड़े भाई का मतलब मुख्यमंत्री पद से है, मतलब सीटों का फार्मूला तय हो चुका है। बात सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसका हो इस पर अटकी है। बीजेपी जिसकी सीट ज्यादा उसका मुख्यमंत्री, जबकि शिवसेना हर हाल में अपना ही मुख्यमंत्री चाहती है। संजय राउत भले अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहे, पर चर्चा तो यहाँ तक है कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियां बराबरी पर, मतलब 24-24 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई हैं। पिछली बार बीजेपी ने 26 और शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार में शिवसेना महाराष्ट्र में पार्टनर है
और देश भर में भी एनडीए सरकार के मंत्री भी है और पार्टनर है। पिछले लोकसभा चुनाव हमने एक साथ लड़े थे, हमने 26 लड़ी थी, शिवसेना ने 22 लड़ी थी। विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे। इस साल क्या होने वाला है, इंतजार कीजिए थोड़ा समय। ये इत्तेफाक ही था कि सोमवार को ही जालना में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी तो मुंबई में शिवसेना के सांसदों की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जालना में बोलते हुए बिना नाम लिए किसी के सामने लाचारी की बात से तो इनकार किया, लेकिन ये भी भरोसा जताया कि जो हिंदुत्व मानते हैं वो साथ आएंगे। भारतीय जनता पक्ष लाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाचार नहीं है। हाँ, हमें गठबंधन की जरूरत है, लेकिन वो केवल इस देश के विकास के लिए। हिंदुत्ववादी एक साथ आए और चोरों के हाथ में सत्ता ना जाए, जो पाकिस्तान का साथ चाहते हैं उनके हाथ में सत्ता ना जाए, इसलिए हम गठबंधन चाहते हैं। सत्ता जाऊ नये म्हणून या ठिकाणी आम्ही युतीचा प्रयत्न करतोय। राजनीति में ना का मतलब हाँ भी होता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने युति होने की पुष्टि भले नहीं की, लेकिन उन्होंने पहले की तरह साफ तौर पर अकेले लड़ने की बात भी नहीं की। उन्होंने बल्कि ये कहा कि राज्य में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, यानी उन्होंने युति के लिए चल रही चर्चा की बात की ही पुष्टि की। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।